हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका थर्ड चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। पहले जो चैप्टर होता था उसमें से कुछ पेजेस को एलिमिनेट कर दिया गया है पिछले 2-3 साल से। तो चैप्टर पहले छोटा था, अब और भी छोटा हो गया है। मुश्किल से 10 स्लाइड डली होंगी, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में हम पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नोट्स का पीडीएफ कहां पे मिलेगा? तो नोट्स का पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे अपने डाउट्स भी मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करके पूछ सकते हो, बातचीत कर सकते हो। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो जो हमारा चैप्टर है दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। जो हमारी सेकंड बुक है उसके अंदर हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि यार जब हमें आजादी मिली थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे सामने 3 चैलेंजेस थे भैया, ठीक है। अब वो 3 चैलेंजेस कौन कौन से थे? सबसे पहला चैलेंज था नेशन बिल्डिंग का, कि हमें प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कराना था। उसके बाद लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीडिफाइन करना था, राइट। ये हम पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में, कि कैसे हमने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया। ये भी हमारे लिए एक सेकंड चैलेंज था। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारे 2 चैलेंजेस के ऊपर थे। नहीं देखे तो जाके देखाओ। आज के वीडियो में हमारा जो थर्ड चैलेंज था दैट वाज डेवलपमेंट, उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसे इमेजिन करके देखो कि आपका एक घर है और भूकंप आ गया है जिसमें आधा घर आपका ढह गया है भैया, ठीक है। तो अब आधा घर बचा है और आपको दोबारा से एक नया घर बनाना है, तो कितनी सारी मुश्किलें लग रही होंगी। तो जब ब्रिटिशर्स गए 1947 में, 200 सालों तक उन्होंने हमारा खून चूसा। उससे पहले मुगल जो भी इन्वेडर्स आए, रूलर्स आए, उन लोगों ने हमारा खून चूसा। तो हम पहले से ही बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुके थे। जो हम सोने की चिड़िया होते थे, अब हम वो सोने की चिड़िया नहीं रहे थे, ठीक है। ठीक है, अंग्रेजों ने अब हमारे साथ बहुत बुरा किया 200 साल। उसके बाद जब हमें आजादी मिली उसी दिन हमारा विभाजन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि कितनी लोगों की जानें गई थी, कितना ज्यादा हमें इकोनॉमिक लॉस हुआ था। तो कुल मिलाकर भैया हम पॉवर्टी में थे, गरीबी लाइन की सीमा में थे, ठीक है। गरीबी लाइन की सीमा में थे। वाह, क्या हिंदी इंग्लिश का मिश्रण किया है कृतिका आपने। एनीवेज, तो ये आज हमें पढ़ना है कि आखिरकार आज हम देखते हैं तो कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट। अब जैसे पहले ब्रिटिशर्स की सरकार होती थी, राइट। अब हमने सरकार चुनी है, पैरेलली हमें ये मेक श्योर करना है कि हम एक मॉडल अपनाएं, एक मैकेनिज्म अपनाएं, एक स्ट्रक्चर हो कि डेवलपमेंट कैसे होगी, प्लानिंग होगी या क्या नहीं होगा, वो सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जब हमें आजादी मिली थी भैया, हमारे सामने थे 2 ऑप्शंस, ठीक है। 2 मॉडल्स डेवलपमेंट के उस टाइम पे मार्केट में बड़े फेमस थे, ठीक है। एक था यूएसएसआर का मॉडल और दूसरा था यूएसए का मॉडल, क्योंकि कोल्ड वॉर का एरा चल चुका था 1945 के बाद से, ठीक है। यूएसएसआर के मॉडल का नाम था कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मॉडल, यानी यहां पे सब कुछ स्टेट ओरिएंटेड होता था, ठीक है। कि स्टेट की ही सारी जमीनें होती थी, स्टेट ही आपका प्रोडक्शन करता था, स्टेट ही आपका मैन्युफैक्चरिंग करता था, स्टेट ही फिर आपके मार्केट को कंट्रोल करके रखता था, राइट। तो ये था सोशलिस्ट मॉडल जो पंडित नेहरू को बहुत पसंद था। ही वांटेड कि हम ऐसा कुछ अपना ले। वही दूसरी तरफ था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, जिसके अंदर यानी जिसकी पैसे उसकी दुकान, जिसका पैसा उसकी दुकान, ठीक है। तो यहां पे ये था कि मार्केट जो होती थी वो कंट्रोल करती थी, स्टेट की ओनरशिप लाइबिलिटी ज्यादा नहीं होती थी। वहां पे स्टेट का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता था, यहाँ पे स्टेट की जो इन्वॉल्वमेंट होती थी वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल होता था, यानी जिसके पास पैसा है उसके पास सारी चीजें, ठीक है। तो काफी बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट मॉडल। तो हम ऐसे कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं कि कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर जो ओनरशिप होती है रिसोर्सेज की, वो प्राइवेट होती है, यानी जिस इंसान के पास जो रिसोर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे को लैंड है तो वो मेरी है, राइट। ऑन द अदर हैंड सोशलिस्ट मॉडल में वो सारी की सारी लैंड स्टेट की होती है। पर्सनल लैंड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। इकोनॉमिक डिसीजंस यहाँ पे मार्केट्स लेती है, यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग होती है, सरकार ही प्लान बनाती है, वही इंप्लीमेंट करती है और वही मॉनिटर भी करती है, ठीक है। यहाँ पे सरकार का जो रोल है वो काफी लिमिटेड है और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, यानी सरकार की नाक हर चीज में घुसी रहती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करें, अनइक्वल है, यानी किसी के पास पैसा है तो उसके पास बहुत सारी वेल्थ होगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे कोठी बंगले दुकानें होंगी। जिसके पास नहीं होगी उसके पास बेचारे के पास कुछ भी नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड सोशलिस्ट मॉडल के अंदर हमें ज्यादातर इक्वालिटी देखने को मिलती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सिमिलर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आने लगा था, राइट। जब हमें आजादी भी नहीं मिली थी 1947 में, 1944 में, आजादी से 3 साल पहले जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे बॉम्बे के, यूजुअली होता क्या है, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने एक रात सोचा कि 15 अगस्त को कि भैया टाटा गुड बाय,
हम जा रहे हैं अपने देश, अब हम यहां से बोर हो गए, अब अपना देश संभालो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आजादी की लड़ाई बहुत सालों से चल रही थी, तो 1940-41 के बाद से ये चीजें स्टार्ट हो गई थी कि ब्रिटिशर्स अब जाने वाले हैं। तो धीरे धीरे जो प्रोसेस था वो ट्रांसफर धीरे धीरे होना आजादी से 3-4 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो धीरे धीरे बातें चल रही थी। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे उस टाइम के, वो साथ में मिले थे और उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि जब भी हमें आजादी मिलेगी तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक प्लान्ड इकोनॉमी हो। हम चाहते हैं कि स्टेट मेजर इनिशिएटिव्स ले, दोनों ही सेक्टर्स के अंदर, इंडस्ट्रियल में और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में स्टेट का रोल वो होना चाहते थे। राइट, तो हमें समझ में आ गया था कि लेफ्ट से लेकर के राइट तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, हर जो बंदा है, इंसान जो है हमारे यहाँ पे, वो चाहता है कि प्लानिंग होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो यूएसएसआर का मॉडल था जिसके अंदर प्लान होता था, एक 5 ईयर प्लान बनता था, हमने वही आगे जाकर के अडॉप्ट किया। तो हमें समझ में आ गया था कि अगर हमारे पास एक प्लान होगा कि अगले 5 साल तक सरकार किन किन चीजों के अंदर, किन किन क्षेत्रों के अंदर क्या करने वाली है, वो बहुत अच्छा होगा। ये ऑलरेडी हम यूएसएसआर से देख चुके थे या बाकी कंट्रीज के मॉडल से हम सीख चुके थे। तो लोग चाहते थे कि हमारे पास भी प्लानिंग होनी चाहिए, और इसी को मद्देनजर रखते हुए कि लोग चाहते हैं, तो जब हमें आजादी मिली उसके बाद प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, जिसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। आज के टाइम पे प्लानिंग कमीशन नहीं होती है। राइट, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और सेंट्रल मशीनरी बनी इंडिया की स्ट्रैटेजी के अंदर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जो हमारा थर्ड चैलेंज था डेवलपमेंट, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक इस कमीशन का रहा करता था। ठीक है, क्वेश्चन आता है बॉम्बे प्लान क्या था? तो 1944 के अंदर कुछ लोगों ने मिलकर के एक प्रपोजल दिया था। राइट, पहले होता था प्लानिंग कमीशन, लेकिन 2015 में इसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी नेसेसरी या टेक्निकल एडवाइस देनी चाहिए यूनियन गवर्नमेंट को, जब भी वो कोई बजट करे, कोई प्लान करे, कोई डिसीजन ले, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल के अफेयर्स के लिए, तो देयर शुड बी अ कमीशन जो उनको स्ट्रैटेजिकली बता सके कि अगर आप ये पॉलिसी ला रहे हो तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या एक्चुअली में हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए साबित होगा, या हमारे लिए ये एक ब्रेक थ्रू बन जाएगा कि हमारे काम का ही नहीं रहेगा। राइट, सो देयर इज अ नीति आयोग, नीति कमीशन होती है, जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लेवल के लोग होते हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं, जो सारी इन पॉलिसीज के अराउंड, जो भी नए प्रोग्राम्स आते हैं, पॉलिसीज आती है, इनिशिएटिव्स आते हैं, उनके अराउंड रिसर्च करते हैं, एंड दे एक्ट एज एडवाइजिंग बॉडी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये थिंक टैंक है इंडियन गवर्नमेंट का कि ये रिसर्च के ऊपर बैठता है कि कुछ भी नया आ रहा है तो उसका क्या होगा। राइट, एंड ये दोनों ही लेवल के ऊपर ये मेक श्योर करता है कि जितने भी स्टेट्स हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसका पार्ट बने, इस कमेटी का, इस नीति आयोग का, सो दैट हमारा हर स्टेट की प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज को लाया ले जाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी है, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है हिंदी के अंदर। ये भी काफी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका डिसीजन मैटर्स के अंदर। कोई डिसीजन हो रहा है, कोई डेलिब्रेशन हो रहा है, इसके अंदर मेजरली आपके प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सीएम सारे स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और नीति आयोग के मेंबर। यानी ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पे वो सब स्टेक होल्डर्स प्रेजेंट होते हैं जो देश के कोनों कोने तक इलेक्ट होकर के आए हैं या जिस भी तरीके से आए हैं, सो दैट वो उस प्लेस की वॉइस को रिप्रेजेंट वहां पे कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है आपका नीति आयोग से भी आता है, बॉम्बे प्लान से भी आता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस किया है। राइट, ओके, अब आते हैं 5 ईयर प्लान मॉडल। तो जब हमारे पास, हमने आजादी मिली, हमारे पास 2 ऑप्शंस है कि या तो हम भैया कम्युनिस्ट मॉडल को अपना ले या हम कैपिटलिस्ट मॉडल को अपना ले, सॉरी सोशलिस्ट को या कैपिटलिस्ट को। हमने डिसाइड किया कि हम किसी को नहीं अपनाएंगे, हम एक मिक्स्ड मॉडल को अडॉप्ट करेंगे जिसमें दोनों के एलिमेंट्स होंगे। जहां पे हमें लगेगा कि ऐसे सेक्टर्स जहां पे स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए, वहां पे हम सोशलिज्म को अपनाएंगे। जहां पे हमें लगता है कि स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, प्राइवेट वेंडर्स का इंटरवेंशन होना चाहिए, तो वहां पे हम कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करेंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल पहले जो इंडस्ट्रीज बड़ी थी, जो हमारे बड़े बड़े आयरन एंड स्टील प्लांट्स बने थे, वो स्टेट के अंडर आते हैं आज भी। बहुत सारी और हमारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो आज भी स्टेट के अंदर आती है। राइट, क्योंकि हमें लगता है कि वहां पे स्टेट का इंटरवेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे पास, लोगों के पास राइट है कि वो अपनी कितनी भी लैंड खरीद सकते हैं, अपनी खुद की इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सोशलिज्म मॉडल में ज्यादा इजी टू रीच ऑप्शन नहीं होता है। राइट, तो हमने एक मिक्स मॉडल को अपनाया जिसमें दोनों के ही फीचर्स हमने अडेप्ट किए। राइट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था 5 ईयर प्लान मॉडल, जिसके अंदर ये होता था, जो हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया था। हालांकि 2017 में हमने इसको भी बंद कर दिया है। नीति आयोग अब एक 7 साल का प्लान बनाती है,
और 3 साल का एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाती है। लेकिन 2017 से पहले हर साल आई थिंक फर्स्ट प्लान हमारा 1951 में आया था, तो 1951 से लेकर के 2017 तक 5-5 साल का एक प्लान बनता था। हर 5 साल में जब नई सरकार आती थी, नए इलेक्शंस होते थे, तो उस प्लान को रिवाइज कर दिया जाता था। बेसिक सा ऑब्जेक्टिव ये होता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, अगले 5 साल के लिए जब भी प्लान बनना होता है, अगले 5 साल के लिए एक बेसिक रफ ड्राफ्ट बनाती है कि यार अगले 5 सालों के अंदर हम कौन कौन से सोर्सेज से इनकम जनरेट कर रहे होंगे और रफली कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर हम खर्च कर रहे होंगे, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। इसका एडवांटेज ये होता था कि रादर देन अ स्मॉल पिक्चर, गवर्नमेंट एक बड़ी पिक्चर देख पाती है। क्या हमने डिसाइड किया कि हम अगले 5 सालों के अंदर 50 हॉस्पिटल्स खोलना चाहेंगे अलग अलग उन एरियाज के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, या हमने प्लान किया कि हम अगले 5 साल के अंदर खेती के अंदर कुछ अच्छा करने वाले हैं, लोगों को और इंसेंटिव्स देने वाले हैं ताकि किसी भी एरिया की या पूरी अक्रॉस द कंट्री एरिया की खेती सुधर जाए। या हमने ये डिसाइड किया कि यार हम डैम्स बनाएंगे सो दैट हमारी बिजली की खपत पूरी हो पाए। या फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस बार सोलर प्लांट्स लगाएंगे। गवर्नमेंट एक वो एस्टिमेटेड टारगेट ले लेती है, राइट। तो इससे एक तो वो दूर की दृष्टि से देख पा रही है, अपनी बड़ी पिक्चर देख पा रही है, ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस कर पाती है, राइट, कि अगले 5 साल में हमारा ये मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वो 2 तरीके के बजट्स डिवाइड करती है। एक होता है नॉन प्लान बजट, एक होता है प्लान बजट, है ना। पॉकेट मनी मिलती होगी, उसके अंदर होता होगा कि जो पॉकेट मनी मिली है उसका 70% तो फिक्स है यार, कि रोज रिक्शा पे जाना है या फिर जूस का ग्लास पीना है। कुछ होते हैं नॉन प्लान बजट की पार्टी हो गई यार, 500 रुपए खर्च हो गया आज, है ना, कि वो अचानक से हुए। तो सरकार को भी जब वो बजट बनाती है, जब वो प्लान बनाती है, तो वो एक बजट बनाती है रफ, उसमें 2 तरीके की चीजें डालती है। नॉन प्लान बजट में रूटीन आइटम्स आते हैं, ठीक है, कि आपके जो रोजमर्रा के सामान है, राइट। एक होता है प्लान बजट जिसमें आपने 5 साल के लिए फिक्स कर दिया है कि यार एक्स अमाउंट में एग्रीकल्चर पे खर्चूंगा, ठीक है, वाई अमाउंट में इंडस्ट्रीज पे खर्चूंगा, ठीक है, डब्ल्यू अमाउंट में इतने पे खर्चूंगा, ठीक है। तो नॉन प्लान रूटीन बजट से, ठीक है। और प्लान मतलब आपने स्पेसिफिकली प्लान किया है, यार मुझे एंड में मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो मुझे 2000 रुपए बचा के रखने हैं, और तो 2000 का गिफ्ट कोई नहीं देता है, ज्यादा बोल दिया है ना। तो आपने प्लान कर लिया कि यार अगले महीने बर्थडे है तो मुझे अभी से सेव करके चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे उसे गिफ्ट देना है, ठीक है। तो 2 तरीके के बजट हमें देखने को मिल गए। नॉन प्लान आपके रूटीन आइटम्स है कि जो भी नॉर्मल एक्सपेंडिचर एक देश के हो रहे होते हैं, राइट। अब हमें 2 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ना है। पहला 5 ईयर प्लान हमारा 1951 में आया था जब हमारे इलेक्शंस हो गए थे, फर्स्ट इलेक्शंस के बाद, राइट। तो के.एन. राज जो थे, जो उस टाइम के एक बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट होते थे, उन्होंने कहा था कि इनिशियली हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि आज हमें आजादी मिल गई है, जो भी हमारे पास पैसा लेट से बचा हुआ है उसको खर्च देते हैं, लोन ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। उसने बोला नहीं, इनिशियली 20 साल हमारे परिश्रम के साल है, ठीक है। अब अगर आपका घर ढह गया है तो आप ऐसा नहीं कि यहां से लोन ले लिया, वहां से लोन ले लिया, फटाफट से 4 मंजिलें खड़ी कर दी, नहीं, आप एक एक करके मंजिल बनाओगे। क्या ठीक है, एक कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, एक को बनाते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद दूसरे को बनाएंगे, है ना। तो इन्होंने भी ऐसे ही बोला, इन्होंने बोला कि हमें एक एक करके चीजें बनानी चाहिए। उन्होंने बोला कि पार्टीशन की वजह से सबसे ज्यादा जो सेक्टर हिट हुआ है दैट इज एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए हिट हुआ था क्योंकि हमारी ज्यादातर जो उपजाऊ जमीन थी, जो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल जमीन थी, पंजाब का, सिंध का एरिया, वो पाकिस्तान के पास चला गया था। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज रह गई थी, तो हमारे यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लैंड थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी फर्टाइल भी नहीं थी, ठीक है। साथ के साथ हमारे पास बहुत ज्यादा डैम्स नहीं थे, डैम्स भी उनके पास एक आधे चले गए थे, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी। तो हमने कोशिश की कि पहले साल के अंदर, या पहला जो हमारा एटलीस्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, क्योंकि हमारी जो देश की जनता है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो आज भी 50% जनता एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, लैंड के ऊपर ही डिपेंडेंट है, राइट। तो पहले इसी सेक्टर को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करते हैं। तो हमने काफी सारे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया, उनको अमाउंट की बजट प्लान किया ना कि यार अगले 5 साल में ये डैम्स बना लेंगे। तो भाखरा नांगल डैम जो एक बहुत बड़ा डैम है उसको बनाया गया था इसके अंदर। इसके अलावा हमने लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, राइट। जब ब्रिटिशर्स चले गए थे तो उससे पहले चकबंदी हुआ करती थी, आई थिंक कुछ तो होता था, है ना। तो बहुत सारी जो लैंड होती थी वो लैंडलॉर्ड्स के पास रहती थी, बाकी लोगों के पास लैंड नहीं होती। तो हमने लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर ध्यान दिया कि कंसोलिडेटेड लैंड नहीं होगी, राइट। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया सो दैट लोगों को अपनी लैंड मिल पाए, फिर लैंड को वो अच्छे से उपजाऊ तरीके से यूज कर पाए। उसके लिए हमने थोड़ा बहुत डैम में, इरिगेशन में, सीड्स में, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। एम यही था कि आपकी इनकम अगर इंक्रीज करनी है हमें, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो लोगों के पास थोड़ा सा पैसा सेव हो पाएगा सो दैट वो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फसल में और इन्वेस्ट कर पाएंगे और उनकी फसल की खेती और भी ज्यादा बढ़ पाएगी, राइट। तो हमने पहले 5 ईयर प्लान में हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि एग्रीकल्चर इज द कोर कंसर्न, क्योंकि हमारा देश का जो अस्तित्व है वो इसी पे टिका हुआ है।
हमारी मैक्सिमम जो इनकम आती है वो भी यहीं से आती है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो भी डिपेंडेंट इसी पे है, और ये सेक्टर सबसे ज्यादा हार्डली हिट है। तो हमने 5 साल पूरा इसी पे फोकस किया, जितना पैसा लगा सकते थे हमने इसके ऊपर लगाया, और आउटकम ये हुआ कि हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज हुई, साथ के साथ हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी एक्सीड हुआ, राइट। तो उससे धीरे धीरे करके हमारा जो नुकसान हुआ था उससे हम उभरने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान आता है 56 से लेकर के 61 पे। तो इसमें हम ट्राई करते हैं कि एग्रीकल्चर में तो हमने थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिया, अब थोड़ा सा धक्का इंडस्ट्रीज को भी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। तो हमने हेवी इंडस्ट्रीज के ऊपर इसके ऊपर स्ट्रेस दिया, इसको ड्राफ्ट किया था पीसी महालनोबिस ने। 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकंड 5 ईयर प्लान किसने ड्राफ्ट किया था, ऑप्शंस आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा अब सरकार को समझ में आया कि यार हमें इंटरनल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट्स यानी बाहर से जो सामान आता था उसके ऊपर हमने टैरिफ लगा दिए। अब बाहर से जो सामान आएगा वो महंगा रहेगा, तो इससे होगा क्या, लोग लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदने की कोशिश करेंगे, एंड इसने काफी हद तक हेल्प भी किया हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने के अंदर, ठीक है। तो हमने काफी सारा इंक्रीमेंट किया सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में, है ना, और काफी सारी चीजें इस टाइम पे डेवलप हुई, इंडस्ट्रीज, रेलवे, स्टील, मशीनरीज, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके डेवलप हुई, क्योंकि सरकार ने अच्छा खासा पैसा इनके ऊपर स्पेंड किया था, और इस 5 साल के अंदर हमने काफी हद तक फोकस किया था। और यही टाइम था जब हमने काफी सारे स्टील प्लांट्स जो आज तक हमारी इकोनॉमी को पुश देते हैं, भिलाई, दुर्गापुर, रूरकेला, इनको भी स्टैब्लिश किया था, एंड इससे भी कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर काफी बूस्ट हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो आ जाता है, अच्छा अब ये क्वेश्चन, अब ये पहले आते थे इस चैप्टर, ये एक्चुअली में बहुत बड़ा चैप्टर था, इसमें थर्ड 5 ईयर प्लान भी था, कि उसके अंदर बहुत ज्यादा डिबेट हो गया था कि यार हमें क्या एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए या अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे करना चाहिए। तो उसमें अलग अलग तरीके के ओपिनियंस आ रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें दोनों के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि दोनों से ही हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि यार हमने ना सेकंड वाला जो 5 ईयर प्लान था उसमें इंडस्ट्रीज पे फोकस कर लिया ज्यादा, उससे हमारा एग्रीकल्चर फिर से बिगड़ गया, तो हमें सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही करना चाहिए, ठीक है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आता है एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए। तो ये चैप्टर काफी लंबा था, लेकिन हमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान को पढ़ना था। 5 ईयर प्लान एक्चुअली होता क्या है वो पढ़ना था, प्लानिंग कमीशन पढ़नी थी, और नीति आयोग पढ़ना था, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान का इंपैक्ट पूछ सकते हैं कि क्या इंपैक्ट हुआ था, तो आप दोनों प्लान्स को लिख सकते हो और दोनों के बेनिफिट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।